लाइट की बात करते हैं अपन लोग। सबसे पहले जो लाइट होती है वह मालूम है अपने को, ये लाइट रे बेटा। लाइट जो होती है इसके अंदर अपन फोटोसिंथेसिस में स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। तो दो प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं, विजिबल एंड नंबर 2 इनविजिबल स्पेक्ट्रम होते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर विबग्योर आता है। विबग्योर के अंदर ब्लू और रेड जो होते हैं, बी एंड रेड, उसको एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? एक्शन स्पेक्ट्रम। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो जगह होती है, ये वेवलेंथ होती है, उसको पार यानी फोटो एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। तो ब्लू और रेड क्यों एक्शन स्पेक्ट्रम है? क्योंकि हर बात के अंदर या तो ब्लू काम में आता है या रेड काम में आता है। इसका मतलब लाइट जो कि मल्टीक्रोमेटिक कलर वाली होती है, वाइट रंग की, उसके रेड और ब्लू कलर जो होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन लाइट से संबंधित अगर अपन देखें तो हमारे पास में एक शब्द और आता है जिसको अपन लोग बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब होता है प्रकाश दीप्त कालिता। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के समय अंतराल को हम लोग फोटो पीरियड कहते हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन द सनराइज एंड द सनसेट इज कॉल्ड योर photo period. And on the basis of photo period we have seen that different types of plants are there. एक कहलाते हैं SDP यानी कि शॉर्ट डे प्लांट, लघु दीप्तकाली पौधे। एक कहलाते हैं LDP लॉन्ग डे प्लांट। एक कहलाते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। और फिर एक कहलाता है लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। और एक और कहलाता है शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। ये दो मैंने एक्स्ट्रा बताए, अपनी किताब में 3 ही दे रखे हैं, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। इनके एग्जाम्पल्स याद कर लेने चाहिए। और इनको पुष्पीकरण के लिए, फ्लोरिनेशन के लिए कितनी कितनी घंटे की लाइट चाहिए वो आपको याद होना चाहिए। वहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनने का चांसेस पूरा होता है। ओके, तो यू सी बिकॉज ऑफ द लाइट पेनिट्रेशन अगर हम देखें तो अलग अलग प्रकार के पौधे या वनस्पति पृथ्वी के ऊपर देखने को मिलती है। ऐसे ही अगर अपन बात करें लाइट पेनिट्रेशन की तो आप देखो साहब, ये हमारे पास में एक झील है। ये झील जा रही है, ये तो ज़मीन हो गई, हो गया, ये तो आपकी क्या हो गई? ज़मीन हो गई। और ये आपकी झील है। इस झील को भी अगर आप देखोगे तो लाइट पेनिट्रेशन के आधार पर पानी के ही कई जोन कर रखे हैं इन्होंने। जैसे कि ये वाला जोन क्या कहलाएगा? लिटोरल। और ये वाला जोन क्या कहलाएगा? लिम्नेटिक। ये वाला क्या कहलाएगा? प्रोफाउंडल। ये क्या कहलाएगा? बेंथिक। बेंथिक माने तली में, बॉटम में जो प्लांट होते हैं, और ऊपर ही ऊपर जो होते हैं लिटोरल, तैर रहे होते हैं पादप। लिम्नेटिक, लिम्नेटिक से वर्ड याद आया मुझे लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी तो स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, यानी कि स्वच्छ जल में रहने वाले जीवों के अध्ययन को हम लोग जो है ऑर्गेनिज्म, ये जो है लिम्नोलॉजी कहते हैं। ओके, अब बात चलेगी हमारे पास में तीसरे फैक्टर की, चौथे की बल्कि। और चौथा फैक्टर हमारा कौन हुआ? सॉइल। पहला कौन सा हुआ? टेम्परेचर, विच इज द मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर इफेक्टिंग द इकोसिस्टम। देन वी टॉक्ड अबाउट द वाटर, देन वी टॉक्ड अबाउट द लाइट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सॉइल। अब हम जो है सॉइल के बारे में बात करने जा रहे हैं। सॉइल कैसे बनती है? हाउ सॉइल इज प्रोड्यूस्ड? तो आंसर होता है सॉइल इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ सन, विंड एंड रेन ऑन द रॉक्स। कि मृदा का निर्माण चट्टानों पर जब सन, सूरज, विंड, वायु और वर्षा का प्रभाव होता है तो वो इरोड होने लगती है। इरोड का मतलब होता है उसके अंदर जो है पार्टिकल्स बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, अपरदन शुरू हो जाता है। तो धीरे 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 बहुत सारे कण एकत्रित हो जाते हैं, बाद में वो मिट्टी बन जाती है। इट मीन्स सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द एक्शन ऑफ सन, विंड एंड रेन ऑन द रॉक। यानी कि रॉक का सॉइल का निर्माण कैसे हो रहा है? रॉक पर जब सन, विंड और रेन क्रिया करती है तो छोटे छोटे से पार्टिकल बनते हैं और उसी से फिर जो है मृदा का निर्माण होता है। नाउ द पॉइंट कम्स
व्हाट इज पेडोजेनेसिस? अच्छा पॉइंट है। पेडोजेनेसिस मृदा निर्माण के अध्ययन को कहते हैं। मृदा निर्माण के अध्ययन को कहते हैं। दैट इज हाउ सॉइल इज प्रोड्यूस्ड। ये चीज़ें हम लोग जो है सीखते हैं। अब मृदा की बात चली बेटा, आपने कुआं देखा होगा ऊपर से नीचे खोदा हुआ, कभी कभी कई लेयर उसमें पृथ्वी की हमको देखने को मिलती हैं। उसी प्रकार से यदि हम सॉइल प्रोफाइल को देखें, मृदा के विभिन्न परतों को देखें, तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। लेट अस सी। ये हमारी सॉइल है, ओके। और अब मैंने इसको कुएं में जा रहा हूं मैं ऊपर से नीचे, तो यहां पर तो अपन लोग रह रहे हैं। ये रही, ये अपना घर है, ये सड़क जा रही है, ये महिला जो है सामान लेकर जा रही है। तो ये तो सबसे ऊपर वाली लेयर हुई किसकी? सॉइल की। यहां पर आपको ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कार्बनिक अवयव देखने को मिलेगा। इस लेयर को हम लोग ओ लेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओ फॉर ऑर्गेनिक लेयर, ओके। देन कम्स योर बी लेयर, ए लेयर आएगी। अब ये ए लेयर, इसको बोलते हैं इल्यूवेटेड सॉइल। इल्यूविएटेड सॉइल, समझो। ई माने एग्जिट, बाहर करना। तो जब पानी गिरता है तो इसमें से मिनरल बाहर आ जाते हैं। ऐसी सॉइल को हम लोग जो है इल्यूवेटेड सॉइल कहते हैं, ओके। देन कम्स योर बी लेयर। बी लेयर में क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं वो बाहर नहीं निकलते बल्कि अंदर ही रिटेंच रहते हैं। इसको बोलते हैं इल्यूवियल सॉइल। हो गया ओ ए बी सी, ये आ गया बी के बाद सी। इसको बोलते हैं वेदर्ड रॉक। टूटी फूटी चट्टानें मिलेगी आपको, वेदर्ड रॉक, यानी कि टूटी फूटी चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। ये लेयर जो होती है इसको सी लेयर कहते हैं। आई बात समझे? अब नीचे नीचे आपको सेडिमेंट्री रॉक मिलेगी, अवसादी चट्टानें मिलेगी। अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक देखने को मिलेगी। एंड दिस विल बी कॉल्ड योर आर लेयर। आर माने रॉक, रॉक लेयर हम लोग इसको कहते हैं, ओके। अब बात चलती है कि हमारे जो विभिन्न परतें हैं उसमें हम कहते हैं टॉप सॉइल। टॉप सॉइल किसको कहा जाता है? नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। ए लेयर वाली सॉइल को टॉप सॉइल कहते हैं। तो मैंने पूछा ये ऑर्गेनिक मैटर क्या है? ओ लेयर वाला। तो ओ लेयर वाले ने कहा कि सर यहां पर ऑर्गेनिक मैटर है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट। तो डेड डिकेइंग यहां लिख दिया अपन ने, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस जो होती है वह दो प्रकार की होती है। एक कहलाती है मोर ह्यूमस और एक कहलाती है मूल ह्यूमस। वेरी इंपॉर्टेंट। मोर ह्यूमस का जो पीएच होता है वो 3 से 5 होता है और मूल ह्यूमस का पीएच जो होता है वो 5 से 7 होता है। तो कौन एसिडिक हुआ? ये एसिडिक हो गया। क्या हुआ? ये मोर एसिडिक। सो दिस इज योर मोर एसिडिक एंड दिस इज योर लो एसिडिक। तो एक बार क्वेश्चन आया था बेटा कि कौन से ह्यूमस के अंदर केंचुआ नहीं मिलेगा जहां एसिडिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब मोर ह्यूमस के अंदर आपको केंचुआ देखने को नहीं मिलेगा। तो हियर आई एम मेंशनिंग दैट माइनस अर्थ वॉर्म
और यहाँ पर क्या होगा, प्लस अर्थ वॉर्म। आ गया समझ में? ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मोर ह्यूमस एंड मूल ह्यूमस, पीएच इतना इधर। सी क्वेश्चन क्या बना था, कौन सी ह्यूमस के अंदर आपको केंचुआ नहीं मिलेगा, जहां अधिक अम्लता होगी, वेयर देयर इज मोर एसिडिटी, सो बी केयरफुल। अब बात ये चलती है कि ये हमारे पास में ऑर्गेनिक मैटर है जो हमने ओ लेयर के अंदर कहा, और इसी को मैंने आपको ह्यूमस कहा। अब बात समझने की है, देखो इधर, ये हमारे पास में, अब मैं लेयर बता रहा हूं आपको, लेयर्स ऑफ ह्यूमस। ये जो है क्या बता रहा हूं, लेयर्स ऑफ ह्यूमस दो होती हैं। एक कहलाती है लिटर और एक कहलाती है डफ। अब मैं आपको ये वाला पोर्शन समझा रहा हूं, तो बाकी को मिटा देते हैं अपन लोग। ओके, तो ह्यूमस की कौन कौन सी परत होती हैं, दो होती हैं। एक कहलाती है लिटर, तो दूसरी कहलाती है डफ। कैसे, देखो इधर, ये हमारा कोई पेड़ है और ये ज़मीन है, इसके ऊपर पत्तियां गिरी, ये पत्तियां गिर रही है नीचे की तरफ, ये पत्तियां नीचे की तरफ गिर रही हैं, लीव्स, ये सड़ गई, गल गई, इनका डिकम्पोजिशन हो गया, इनका अपघटन हो गया, और ये यहाँ पर ऊपर ही ऊपर एक परत बना देती हैं, ये बनी परत। इस परत को हम लोग लिटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिटर। अब क्या हुआ बेटा, दोबारा वापस पत्तियां झड़ी, गिरी, सड़ी, तो किसके ऊपर गिरेंगी, लिटर के ऊपर। तो लिटर क्या हुआ, वो नीचे दब गया। इस वाली परत को हम लोग डफ कहेंगे। अब मुझे ये बताओ, किसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, डफ को या लिटर को? लिटर को ज़्यादा मिल रही है, डफ तो दब गई बेचारी। तो यहाँ पर जो मटेरियल होता है दैट इज पार्शली ऑक्सीडाइज्ड, पार्शली ऑक्सीडाइज्ड होता है, यानी कि आंशिक रूप से यह अपघटित होता है। अब बात चलती है कि मिट्टी यानी कि सॉइल यानी कि मृदा जो होती है, उसके अंदर जो कण पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आपने भी देखी होगी, बजरी प्लास्टर करते हैं, वो भी तो मिट्टी है। समुद्र के किनारे भी मिट्टी होती है, हम बाहर जाते हैं वहाँ भी मिट्टी होती है। तो कोई दाने मोटे, कोई दाने पतले। इसका मतलब सॉइल स्ट्रक्चर जो होती है, मृदा का जो संगठन होता है, सॉइल स्ट्रक्चर, ये जो है पार्टिकल से होती है। पार्टिकल का मतलब होता है कणों से। ओके, और ये पार्टिकल जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्ले होती है, सिल्ट होती है, ग्रेवल होती है, और एक मृदा होती है जिसको बोलते हैं क्ले सॉइल, क्ले सॉइल। अब इनके जो डायमीटर होते हैं सबके अलग अलग होते हैं, किसी का ऐसा, किसी का ऐसा, किसी का ऐसा, किसी के दोनों मिक्स, ये क्ले हो गया। क्ले के अंदर आपको एक होती है लोमी सॉइल, लोमी सॉइल। लोमी सॉइल जो होती है उसके अंदर क्ले भी होता है और सिल्ट भी होता है। और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, क्या बनता है कि सबसे उत्तम मृदा पौधों के लिए कौन सी होती है, विच इज द बेस्ट सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो आंसर होता है लोमी सॉइल, बेस्ट सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात समझ में। ऐसे ही सॉइल के अंदर पानी भी होता है, हमने वाटर वाले कॉलम के अंदर ले लो,
वाटर वाले कॉलम के अंदर अगर अपन जाएंगे तो 3 प्रकार के पानी होते हैं। एक हाइग्रोस्कोपिक वाटर, आर्द्रताग्राही, एक ग्रेविटेशनल वाटर और एक कैपिलरी वाटर, गुरुत्वीय बल और केशिकात्व बल। 3 प्रकार के पानी हो गए मृदा के अंदर, हाइग्रोस्कोपिक, ग्रेविटेशनल एंड कैपिलरी। सुनना ध्यान से। और सबसे अधिक जल कौन सा उपलब्ध होता है पौधों को? तो आंसर होता है कैपिलरी वाटर, केशिकात्व जल होता है, जो कि 8 से लेकर 10% तक प्लांट यूज करते हैं। ओके, सो 8 to 10% ऑफ द कैपिलरी वाटर इज यूज्ड फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बाय द प्लांट। यानी कि 8 से लेकर 10% केशिकात्व जल जो होता है वह पौधों के लिए वृद्धि के लिए उपयोग में लिया जाता है। अब कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर कि ये लोग क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करते हैं, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग अप्लाइड क्वेश्चन। अब बात चलेगी कि कभी कभी क्या होता है कि ये तो लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है, ये तो लंबे समय तक रहते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक अ क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर जोन। हम लोग जो है अगर देखें, जैसे हमारे यहाँ गर्मी राजस्थान में बहुत पड़ती है, कश्मीर में कम पड़ती है, तो उसी हिसाब से वहाँ वेजिटेशन और एनिमल्स हो जाते हैं। लेकिन ये तो एक क्लाइमेट होता है, लेकिन कभी कभी यदा कदा बड़ी तनावपूर्ण स्थितियाँ आ जाती हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाती हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती हैं। तो क्या होता है ऑर्गेनिज्म में इन स्ट्रेसफुल कंडीशन, यानी कि तनावपूर्ण स्थिति में? बहुत गर्मी पड़ रही है अभी अपने को, तो क्या करेंगे बोलो? या तो छाया में जाएंगे, या एसी कमरे में जाएंगे, या कूलर में जाएंगे, या पंखा के नीचे बैठेंगे। वी विल माइग्रेट। हम क्या करेंगे? माइग्रेट। तो माइग्रेट मैं आपको समझाने जा रहा हूं। माइग्रेशन रादर वी शुड सी, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवास। क्या बोलते हैं? प्रवास। प्रवास क्या होता है? माइग्रेशन क्या होता है? द पीरियडिक मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड बैक टू देयर ओरिजिनल होम इज कॉल्ड योर माइग्रेशन। जब जंतु एक निश्चित समय अंतराल में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तनावपूर्ण स्थितियों का बहिष्कार करने हेतु, और वापस अपनी जगह पर पुनः आ जाते हैं, तो उसे हम लोग प्रवास कहते हैं। प्रवास का मतलब क्या हुआ? आना और जाना। ये हमारा देश है। अब इसमें से कुछ लोग बाहर चले गए तो माइग्रेशन हुआ, उसको बोलते हैं ई माइग्रेशन। और कुछ लोग अंदर आ गए तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन, आप्रवास। इमिग्रेशन हम लोग जो है कहते हैं। अब अपने को तो ये जनरल चीज़ें हैं, लेकिन एक चिड़िया होती है साइबेरियन बर्ड, साइबेरियन बर्ड। ये जो है साइबेरिया रशिया से चलती है और इंडिया में आती है। इंडिया के अंदर किस जगह पर आती है? तो आंसर होता है भरतपुर के अंदर। भरतपुर में कौन है? तो आंसर हुआ केवला देव नेशनल पार्क। केवला देव नेशनल पार्क है। अब ये इतनी दूरी से यात्रा करती हुई हजारों किलोमीटर की केवला देव नेशनल पार्क पहुंच जाती है। वहाँ ये अंडे देती है, बच्चे पैदा होते हैं, हैच होते हैं, बड़े होते हैं, और बाद में जब साइबेरिया के अंदर सर्दी कम पड़ जाती है तो वहाँ लेकर उड़ जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन की बात चली तो एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कि चिड़ियाएँ क्यों माइग्रेट करती हैं, हम लोग भी क्यों माइग्रेट करते हैं। वी माइग्रेट फॉर फूड, शेल्टर एंड ब्रीडिंग। हम लोग जो है भोजन के लिए, शरण के लिए और जनन के लिए माइग्रेट करते हैं। ओके, तो चिड़ियाएँ क्यों माइग्रेट करती हैं? एक हार्मोन के कारण। सीख लो, हालांकि यहाँ पर मतलब नहीं है उसका। उनकी बॉडी में एक हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब लैक्टिन का संबंध होता है दूध से, दूध तो उसका कुछ होता ही नहीं है। एवीज के अंदर मिल्क ग्लैंड जरूर होती हैं, किसके अंदर? कबूतर के अंदर। बात समझ आई? तो व्हाट आई वांट टू से दैट बिकॉज ऑफ द प्रोलैक्टिन हार्मोन द बर्ड्स दे माइग्रेट। सो दिस इज योर माइग्रेशन। अब एक वर्ड और होता है,
उसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंड। सस्पेंड का अब ये क्या बता रहा हूं मैं, जब बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति होती है, एकदम कोई गर्मी पड़ गई, एकदम कोई सर्दी पड़ गई, एकदम बारिश आ गई, एकदम बाढ़ आ गया, तो क्या होगा, बंदा भागेगा इधर से उधर, उसी को माइग्रेशन कहते हैं अपन लोग। लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि अपनी एक्टिविटी को सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड से मतलब वर्ड बना है सस्पेंशन। आपने सुना भी होगा कि साहब फलाना ऑफिस में काम करता था, गड़बड़ कर दी, जो उसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड का मतलब उसको निकाला नहीं है, उसको रोक दिया है कि अब आप काम करने नहीं आओगे। वही बात यहां पर भी होगी। सस्पेंड के अंदर क्या होगा, दो चीजें होंगी, टू थिंग्स। एक तो ये होगा कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी कि उपापचय क्रियाएं लो हो जाएंगी या स्लो हो जाएंगी। और दूसरी बात, डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाएगा। डॉर्मेंट कंडीशन का मतलब क्या हो गया, प्रसुप्त अवस्था में चला जाएगा, सो जाएगा, प्रसुप्त अवस्था में चला गया, तो उसको अपन लोग बोलते हैं डॉर्मेंट कंडीशन। बात समझ आ गई। अब एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायापॉज। वेरी इंपॉर्टेंट, डायापॉज। डायापॉज जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं उपरति। अब ये कौन शो करता है, बाय जू प्लैंकटन, यानी कि जंतु प्लवक जो होते हैं वह डायापॉज उपरति को शो करते हैं। जंतु प्लवक क्या करते हैं कि दे सस्पेंड all the activities। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। क्या बनेगा, जू प्लैंकटन जब सभी उपापचय क्रियाओं को स्थगित कर देते हैं या लो कर देते हैं और डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाते हैं, तो उन जू प्लैंकटन्स की उस अवस्था को क्या कहते हैं, तो आंसर होता है डायापॉज। ओके, चलिए साहब, अब अपन बात करेंगे एडेप्टेशंस की। एडेप्टेशंस माने होता है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होते हैं, यानी कि एडेप्टेशन क्या होते हैं, एडेप्टेशन को बोलते हैं अनुकूलन। ओके, एडेप्टेशन इज द फिनोमिनन इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वायर द कैरेक्टर टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड रिप्रोड्यूस। अनुकूलन वे लक्षण होते हैं जिनको अपना कर या उत्पन्न करके जीव एक निश्चित स्थान पर जीवन यापन करता है एवं जनन करता है। रिप्रोडक्शन इज द मेन थिंग। डार्विन के अनुसार फिट व्यक्ति कौन सा होता है, विच इज एबल टू डू द रिप्रोडक्शन, जो जनन करने के अंदर समर्थ होता है। अब एडेप्टेशंस जो होते हैं वो कितनी प्रकार के होते हैं, तो आंसर हुआ मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि आकारिकी। दूसरा हुआ फिजियोलॉजिकल, यानी कि कार्य की। तीसरा हो गया तुम्हारे पास में बिहेवियरल। अब मॉर्फोलॉजिकल मैं आपको पहले बताने जा रहा हूं। मॉर्फोलॉजिकल की बात चलेगी तो इसमें एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं आपका जीरोफाइट। जीरोफाइट को अपन लोग बोलते हैं मरुदभिद। ये रहा मरुदभिद। मरुदभिद कैसा होता है, देखो इधर, ये हमारे पास में नागफनी है। ओके, तो इस नागफनी से मैंने पूछा भाई तेरे अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस हैं, तो उसने बोला सर देखो हम मरुदभिद हैं और जल अभाव की स्थिति में रहते हैं, दैट इज वी लिव इन द वाटर डेफिसिट कंडीशन। So naturally they have got characters which are trying to reduce the rate of transpiration। इसलिए इनके अंदर वो लक्षण होते हैं जो कि वाष्पोषण की दर को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। जीरोफाइट को अगर आप देखेंगे
तो इनकी जो क्यूटिकल होती है वो मोटी होती है ताकि वाष्पोषण की दर, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होवे। इनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो धसे हुए रहते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन लोग संकन स्टोमेटा। अगर हालांकि ये एनाटॉमिकल में चला जाता है। देन कम्स योर वेल डेवलप्ड रूट्स, वेल डेवलप्ड मूल मिलती है ताकि अधिक से अधिक पानी को जमीन में से अवशोषित कर सके। चौथा नंबर, शाइनिंग सरफेस होती है, चमकीली सतह होती है ताकि प्रकाश परावर्तित हो सके। आई बात समझ में? अब मैंने इनको पूछा एक बार, मैंने कहा चलिए तो मॉर्फोलॉजिकल हुई, तेरा फिजियोलॉजिकल में बता। तो इन्होंने बोला सर फिजियोलॉजिकल की बात करते हो तो बच्चों को बोल देना कि जीरोफाइट्स में, इन जीरोफाइट हीट शॉक प्रोटीन, हीट शॉक प्रोटीन चैप्रोनिन इज प्रेजेंट, चैप्रोनिन जो है पाया जाता है। ओके, ये हमारे जीरोफाइट के बारे में हुआ। अब आता है हमारे पास में फिजियोलॉजी के कौन से एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा कंगारू रैट, कंगारू रैट, ये डू नॉट ड्रिंक वाटर, ये कभी पानी नहीं पीता है। तो मैंने भाई साहब आप कैसे रहते हो? कि सर पहले तो मेरी शक्ल बताओ बच्चों को, कि मेरी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, चूहे जैसी बॉडी होती है, कंगारू जैसे आगे मेरे छोटे पैर होते हैं और पीछे वाले जो है तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं। ये पूंछ हो गई इसकी, और ये अपना कौन हो गया? कंगारू रैट। तो फिर ये पानी कैसे पीता है? तो फैट्स ऑक्सीडेशन होता है इसकी बॉडी में, उससे क्या निकलता है? पानी, और उसको ये यूज़ करता है। दोबारा, कंगारू रैट कभी पानी नहीं पीता, तो फिर पानी कैसे प्राप्त करता है? वसा के ऑक्सीकरण से जो जल प्राप्त होता है उसका यह सेवन करता है। एक और एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजिकल के अंदर, पोलर बियर होते हैं, यानी कि ध्रुवीय भालू, काफ़ी बड़े होते हैं, आपने देखा होगा। आ गया सुनने? उनकी पूंछ वगैरह जो होती है वो छोटी होती है। ये पोलर बियर है, ध्रुवीय भालू रहा हमारे पास में, काफ़ी बड़ा होता है ये। इसका वॉल्यूम अधिक होता है लेकिन सरफेस एरिया कम होता है, इसलिए हीट का लॉस कम होता है। इसलिए बड़ी आकृति के जंतु कहाँ मिलते हैं आप लोगों को? ध्रुवीय प्रदेश में। चूहे का वॉल्यूम कम है लेकिन सतही क्षेत्रफल ज़्यादा है। आ गया समझ में? इसलिए वह जो है नॉन पोलर एरियाज के अंदर मिलते हैं। अब एक और क्वेश्चन, एलन का नियम इसी से बताता हूं। एलेन्स रूल क्या कहता है? एलन का नियम कि पोलर एरियाज में, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु जो होते हैं उनके कान और पूंछ छोटी होती है ताकि कम से कम ऊर्जा की हानि होवे। ओके, एक और मैं बताता हूं आपको कि एक चीज़ रह गई हमारे पास में, वो बात करने जा रहा हूं मैं आप लोगों से कन्फर्मर्स की और रेगुलेटर्स की और पार्शियल रेगुलेटर की। आ गया? हालांकि तापक्रम से संबंधित है ये, तो कन्फर्मर्स को बोलते हैं हम लोग संरूपण, कॉन्फॉर्मर्स, इनको बोलते हैं संरूपण। ये क्या करते हैं? वातावरण के अनुसार सांद्रता बदलते हैं, सांद्रता बदलते हैं। देखिए 99% जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके कन्फर्मर्स हैं, संरूपण करने वाले होते हैं। जैसे स्वच्छ जल की मछली यदि समुद्र में जाएगी तो क्या होगा? उसकी बॉडी में से पानी बाहर निकलने लगेगा। ये पानी इसकी बॉडी में से बाहर निकलेगा, तो ये बार बार क्या करेगी? पानी को पिएगी, बार बार पानी को पिएगी।
ये अपने को सीखना है। एक बार आया था क्वेश्चन, आपने देखा होगा स्वच्छ जल वाली मछली यूं ऐसे कट 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 यूं करती रहती है पानी के अंदर, वो पानी को स्वेलो करती है। कहाँ पर? समुद्री जल के अंदर। क्योंकि परासरण के कारण क्या होगा, उसका पानी बाहर निकल जाएगा, तो पानी की हानि हो जाएगी। उस पानी की हानि को पूरा करने के लिए स्वच्छ जलीय मछली समुद्री आवास के अंदर लगातार पानी पीती रहती हैं। ओके, एक और बात, ये तो हुआ कन्फर्मर्स के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, एक्चुअली ये पॉइंट अच्छा है कि 99% जो जीव हैं वो कन्फर्मर्स होते हैं। अब रेगुलेटर की बात कर रहा हूँ। रेगुलेटर की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं नियामक। ये कैसे होते हैं? ये होमोथर्म होते हैं। होमोथर्म का मतलब हो गया कि यह समतापी होते हैं, समतापी। इनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि अपन लोग, अपना बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उतना ही रहेगा। ज़्यादा हो गया तो बुखार, कम हो गया तो कमजोरी, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये जो होते हैं रेगुलेटर, ये भी वातावरण के अनुसार बदलते हैं। लेकिन एक डायग्राम दे रखा है उन्होंने अपने को, ये वाला, उसमें यहाँ पर उन्होंने लिख रखा है कन्फर्मर्स, वो तो 99% है। ये हो गया तुम्हारा कौन? रेगुलेटर। और ये हमारा हो गया पार्शियल रेगुलेटर का। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पार्शियल रेगुलेटर का एग्जाम्पल कौन है? मानव। हमने मानव से पूछा भाई तू कैसे रेगुलेट करता है, तो उसने बोले कि सर देखो, हमें अपन को गर्मी लगती है ना तो अपने पसीना आता है तो उसे ठंडक हो जाती है, तो अपने को आराम महसूस होता है। और वहीं अगर अपने को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो अपन लोग कांपने लगते हैं, जिससे कि ऊर्जा उत्पन्न होती है और हमारा शरीर गर्म हो जाता है। ओके, एक और पॉइंट, क्वेश्चन ये बनता है कि एल्टीट्यूड सिकनेस किसे कहते हैं? एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस, जिसको आपकी किताब के अंदर हिंदी में लिख रखा है तुंगता। आप पहाड़ पर जाते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने पर आपका हीमोग्लोबिन जो होता है, ऑक्सीजन का, भाई हीमोग्लोबिन किससे कंबाइन करता है? Hb के साथ में। क्या बना के देता है? HbO2। अब इसका प्रेशर जो है कम हो गया तो HbO2 के साथ में नहीं मिलेगा, और O2 कैरिंग कैपेसिटी आपके शरीर के अंदर, O2 कैरिंग कैपेसिटी आपके शरीर के अंदर कम हो जाएगी। हो गई? तो आपके अंदर क्या होगा? थकान आना शुरू हो जाएगी, उल्टी होना शुरू हो जाएगी, वॉमिटिंग, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, यानी कि हार्ट पल्पिटेशन इंक्रीजेस। ये दिल की धड़कन जो है आपकी बढ़ गई। इन लक्षणों को हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। अधिक ऊंचाई पर जाने पर आपके अंदर ये लक्षण देखने को मिलते हैं। इन्हीं लक्षणों को हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। ओके, अब आता है हमारे पास में एक और कि आर्की बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे यूज टू आस्क। आर्की बैक्टीरिया जो होता है, पहले चैप्टर में आ चुका है कि वह अत्यधिक तापक्रम सहन करने में समर्थ क्यों था। तो आर्की बैक्टीरिया के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें होती है फैटी एसिड चेन, वसी अम्लों की श्रृंखला, जिसके अंदर एक ग्रुप होता है उसको बोलते हैं फाइटिनाइल ग्रुप। फाइटिनाइल ग्रुप कहते हैं। और वो फाइटिनाइल ग्रुप जो होता है उसके कारण आर्की बैक्टीरिया थर्मोएसिडोफिल के अंदर आ जाता है, यानी कि अधिक तापक्रम सहन करने वालों में सम्मिलित होता है। एक और पॉइंट हमारे पास के अंदर बचता है, दैट इज योर बिहेवियरल अडेप्टेशन। बिहेवियरल अडेप्टेशन यानी कि व्यवहारिक, इसमें कुछ नहीं है। दिस इज योर बिहेवियरल अडेप्टेशन का मतलब व्यवहारिक अनुकूलन। आप देखो मेंढक, फ्रॉग, जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, समर सीजन होता है, तो यह क्या करता है? एस्टाइवेशन, ग्रीष्म निष्क्रियता करता है। और अगर विंटर सीजन होता है, बहुत सर्दी होती है विंटर सीजन में,
तो फिर ये ज़मीन के नीचे जाकर फिर बैठ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइबरनेशन। अब एस्टाइवेशन समर और विंटर में ये फूड कहाँ से लेता है? फूड फ्रॉम फैट, जो इसके अंदर चर्बी होती है उसी से ये भोजन ग्रहण करता रहता है। तो ये तो रही हमारे पास में अभी तक की कहानी जो कि इकोलॉजी के अंदर उन्होंने अपने को दे रखी है। बात चल रही थी बिहेवियर की। बिहेवियर की बात एक और कर रहे हैं अपन लोग। तो हमारे पास में लिजार्ड होती हैं, मगरमच्छ होते हैं। चलो मगरमच्छ को ले लो, रेप्टाइल को ले लो। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, रेप्टाइल को ले लो, मगरमच्छ, ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो भी क्या करते हैं? शेड में चले जाते हैं, यानी कि छाया में चले जाते हैं। और बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो वो क्या करते हैं? दे बास्क सनलाइट, यानी कि सूरज की रोशनी को ग्रहण करते हैं। जैसे अपने को ठंड लगती है तो धूप में जाके बैठ जाते हैं, तो ये भी बैठ जाते हैं। तो ये कई प्रकार के अनुकूलन हुए, जिनमें से एक हुआ मॉर्फोलॉजिकल, एक हुआ फिजियोलॉजिकल और एक हुआ बिहेवियरल। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे नया हेडिंग, दैट इज योर पॉपुलेशन। थैंक यू, एंड इफ यू लाइक द video and the lecture, please share and subscribe it. Thank you.